17 मार्च को पीछे प्री एग्जाम है। जो लोग सोचते हैं कि एग्जाम टल जाए, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, एग्जाम अपने डेट पर ही होना है। तो अभी हाल ही में आपने घटना चक्र आई दृष्टि को पढ़ा है, और आई दृष्टि दोबारा पुनः आ रही है। मुझे लगता है कि एक सप्ताह के अंदर आपको आई दृष्टि मिल जाएगी। उसी आई दृष्टि से कुछ करंट अफेयर्स मुझे मिले हुए हैं, जिस पर हम चर्चा करने आपसे जा रहे हैं। यानी आई दृष्टि आँख वाली ही आपने जो पहले पढ़ रखा है, एक और आ रही है, अब पब्लिश होने वाली है। मुझे लगता है कि 2 से 3 दिनों में आपके बीच में हो सकती है। उसी का जो वन लाइनर करंट अफेयर्स है, उसी पे चर्चा मैं कर रहा हूँ। और करंट अफेयर्स 26 फरवरी तक का मेंटेन आपको किया जाएगा, है ना। तो क्या श्री कल्कि धाम मंदिर, पहला क्या है सवाल हमारा, श्री कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किसने किया है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने। और इसका कब किया गया था शिलान्यास? तो 19 फरवरी 2024 को, डेट आप याद रखिएगा। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी द्वारा कब किया गया? 19 फरवरी 2024 को किया गया है। कल्कि आप जानते हैं श्री विष्णु का क्या है? अंतिम अवतार कह सकते हैं आप, जो होना है वही मंदिर का निर्माण। और विश्व में कल्कि मंदिर या इस तरह का, या कह सकते हैं इस तरह का, यह ऐसा मंदिर होगा जो विश्व में पहला मंदिर होगा। क्या? कल्कि धाम मंदिर। नेक्स्ट क्या आपका है? प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कब? 15 फरवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ था? गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ? असम में। सबसे खास बात क्या? ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से इस प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन किया था। यानी पहली बार से पूछा जाएगा कि पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप बताएंगे असम के गुवाहाटी में। किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से किया है। नेक्स्ट क्या आपका है? काजी नेमू। काजी नेमू क्या? असम ने अपना राज्यफल घोषित किया है। क्या? राज्यफल। सवाल क्या आपसे मैचिंग टाइप में क्वेश्चन हो सकता है, या सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में असम ने राज्यफल किसे घोषित किया है? तो बताएंगे काजी नेमू को। और कब घोषित किया? 13 फरवरी को। बस इतना ही जानना है। काजी नेमू का संबंध किस राज्य से है? असम से है। 75वां गणतंत्र दिवस, इसमें बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल क्या है कि इसमें 75वें गणतंत्र दिवस के 2 थीम थे, यानी 2 विषय हैं। क्या थे? 2 थीम थी। आप इस बात को जानते हैं कि मुख्य अतिथि कौन था? इमैनुअल मैक्रो थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ये घिसी पिसी बात है। ये घिसी पिटी बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये अधिकतम लोग जानते हैं, न्यूज़पेपर में रहा है। तो हमें क्या जानना चाहिए कि 2 इसके थीम थे कौन? एक था विकसित भारत, और दूसरा क्या था? भारत लोकतंत्र की मातृका। 2 इसके थीम रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि 75वें गणतंत्र दिवस के थीम क्या रहे हैं? तो आप बताएंगे विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। अब सबसे खास बात यह है, इसमें एक सवाल क्या हो सकता है कि इसकी सर्वश्रेष्ठ झांकी क्या रही है? सर्वश्रेष्ठ झांकी जजों के पैनल मूल्यांकन के आधार पर उड़ीसा को क्या दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया। और उड़ीसा की जो झांकी थी उसकी थीम क्या थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ये आप ध्यान रखिएगा। जजों के पैनल मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी अवार्ड दिया गया? कब? 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। उसकी थीम क्या थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ झांकी जजों के पैनल मूल्यांकन के आधार पर किस मंत्रालय को दिया गया है ना? क्या सर्वश्रेष्ठ झांकी किस मंत्रालय को अवार्ड दिया गया? अगर ये तो क्या बात थी? राज्य की बात थी। ये मंत्रालय की बात है। किस मंत्रालय को दिया गया है? तो कौन सा? संस्कृति मंत्रालय को दिया गया है। इसी संस्कृति मंत्रालय की थीम क्या थी? भारत लोकतंत्र की मातृका। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? वन ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन पोल के आधार पर 3 झांकियों को अवार्ड दिया गया है। ऑनलाइन पोल के आधार पर 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 3 राज्य की झांकियों को अवार्ड दिया गया। पहला किसे दिया गया? गुजरात को। गुजरात में धरोडो गांव आपने सुना होगा,
पर्यटन गांव घोषित हुआ था। धोरोडो गुजरात के सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक इसे दिया गया था। ऑनलाइन पोल के आधार पर पहला जो है झांकी के अवार्ड इसे मिला। दूसरा यूपी क्या विकसित भारत समृद्ध विरासत को दिया गया। तीसरा क्या आंध्र प्रदेश के विषय क्या था, आंध्र प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा में परिवर्तन, विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। तो यानी कि आपको 75 गणतंत्र दिवस से आपके एग्जाम में एक सवाल तो आना ही आना है। और लास्ट क्या है, मूलतः आंध्र प्रदेश से संबंधित विश्व की सबसे छोटी कुबड़ वाली गाय कौन है, तो आप बताएंगे पुंगनूर गाय, यानी विश्व की सबसे छोटी कुबड़ वाली गाय अभी कहाँ से बारे में जानकारी मिली है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में जानकारी मिली है। बाकी आपको क्या देखना चाहिए 75 गणतंत्र दिवस पर, सर्वश्रेष्ठ झांकी उड़ीसा उसकी थीम, और सर्वश्रेष्ठ झांकी किस मंत्रालय को दिया गया अवार्ड, तो आप बताएंगे संस्कृति मंत्रालय। और लास्ट आपका क्या इसमें है, ऑनलाइन पोल के आधार पर 3 झांकियों के अवार्ड दिया गया है। तो 3 झांकियां कौन कौन, गुजरात, यूपी, आंध्र प्रदेश। गुजरात का क्या है, धोरोडो गांव को दिया गया, और यूपी का क्या है, विकसित भारत समृद्ध भारत, और आंध्र प्रदेश विषय आंध्र प्रदेश का में विद्यालयी शिक्षा में परिवर्तन, विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। आपको यहाँ स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इसलिए आप इसे मेंटेन करिए। जो पीएम सूर्य घर क्या है, यह जानते हैं, यह मुफ्त बिजली योजना है। पीएम सूर्य घर क्या है, मुफ्त बिजली योजना है, जिसकी शुरुआत 13 फरवरी 2024 को की गई है। ठीक, और इसका उद्देश्य है 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने का टारगेट है। अगर ये कहा जाए तो लॉन्च करने समय इसमें 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भी किया गया, ऐसी बात कही गई इसमें। तो सीधा सवाल का प्रधानमंत्री सूर्य घर का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे सोलर पैनल से है। किससे संबद्ध है, सोलर पैनल से है। सोलर पैनल कितना, मतलब 1 करोड़ के घरों पर, 1 करोड़ घरों पर की छतों पर क्या लगाया जाएगा, सोलर पैनल लगाए जाएंगे। उनमें क्या दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी, तब लोग लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाना है। दूसरी बात क्या, जो सबसे चर्चा में रहा है, जो कि आय दृष्टि का पहला पेज होगा, जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, अगर आप देखें जो आय दृष्टि जो आने वाली है, उसके पहले पेज पे ही क्या है, चुनावी बॉन्ड योजना। चुनावी बॉन्ड योजना है क्या, ये क्यों चर्चा में आ गई। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये चुनावी बॉन्ड योजना क्या थी। चुनावी बॉन्ड योजना वास्तव में एक वचन पत्र है। वचन पत्र क्या है, मतलब किसी ने क्या किया है, किसी को देने का वादा किया है। जब हम कोई चीज किसी को देने का वादा करते हैं, तो किसी चीज कहीं लिख करके देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वचन पत्र, या प्रॉमिसरी नोट भी कहा जाता है उसे, ऐसा भी बताया जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि धारक के लिए बैंकिंग उपकरण है। अगर आपने मेरे नाम से वचन पत्र ले लिया है, यानी कि बॉन्ड ले लिया है, तो अगर मेरे नाम से लिया तो मेरे पास क्या है, वो मेरे लिए पैसा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें होता क्या था कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने का एक तरीका है ना, चंदा देने का एक तरीका है। इस चुनावी बॉन्ड की शुरुआत अगर हम देखें तो एसबीआई द्वारा 12 अप्रैल 2019 से किया गया था। कब किया गया था, एसबीआई द्वारा 12 अप्रैल 2019 से किया गया। इसी को लेकर विवाद भी था। फिर पहले हम ये जान लेते हैं क्या ये चुनावी बॉन्ड धारक के लिए बैंकिंग उपकरण है, और किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक हो। और ये भी आप समझिएगा, अगर आपने चुनावी बॉन्ड को खरीद लिया है तो आप बाद में उसका पैसा वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नॉन रिफंडेबल है ये। दूसरी बात ये भी है कि ये इसकी वैधता क्या होती है, अगर आपने खरीदा, जिस डेट में आपने चुनावी बॉन्ड को खरीदा है, उस तिथि से 15 दिन के लिए ही यह क्या होता है, वैध होता है। नहीं तो ये क्या होता है, ये बॉन्ड एक्सपायर कर जाता है। इस बॉन्ड को हम 1000, 10,000, 1 लाख, है ना, 1 करोड़, 10 करोड़ तक खरीद सकते हैं इस बॉन्ड को। यानी हम जिस राजनीतिक पार्टी को पसंद करते हैं उसे हम बिना, हमारा उसमें नाम पता कुछ भी नहीं रहेगा, और हम क्या करेंगे, उस पार्टी को चंदा दे देंगे। यानी जो निगमित कंपनियां हैं, कारपोरेट जगत, वो कंपनियां क्या करती हैं, इसी बॉन्ड को खरीद करके चंदा किसे देती हैं, राजनीतिक पार्टियों को। चाहे जो राजनीतिक पार्टी है उसे चंदा ऐसे ही मिलता है। इसी को भी हाल ही में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। क्या कहा गया
कि चुनावी बांड योजना क्या है, असंवैधानिक है, क्योंकि गलत तरीके से इसमें लोग क्या करते हैं, जो उनकी ब्लैक मनी है उसे व्हाइट करते हैं वो, यानी कि राजनीतिक पार्टियों को आप 1 करोड़ 10 करोड़ देते हैं, अरबों रुपए क्या करते हैं, बॉन्ड खरीदते रहते हैं, क्योंकि नाम पता उसमें है नहीं, ये भी नहीं पता लगता कि कौन इसे खरीद रहा है और कौन किसको दान दे रहा है। तो राजनीतिक पार्टियां उसको दुरुपयोग करती हैं, यानी कि चाहे जितनी पार्टी इस देश में हैं सभी पार्टियों को चुनावी बांड का लाभ मिलता है, ऐसा नहीं, यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी हम आप करते हैं। अगर सपोज करिए कैसे, हमने किसी भी राजनीतिक पार्टी से कहा कि आपको हम 1 करोड़ रुपया दान देंगे चुनाव में, ठीक, दान देंगे, और उसके बदले हमने वादा कर लिया है आपसे कि आप मुझे इससे कई गुना अधिक का क्या दीजिएगा, लाभ दीजिएगा। कैसा लाभ, कोई हमें ठेका पट्टा दे दीजिएगा, उसमें हम लूट लेंगे, नहीं बाद में आप मुझे पैसा ऐसे ही दे दीजिएगा। तो एक तरीका है, जो हमारे देश राजनीतिक पार्टियां हैं सब इसका लाभ लेती हैं। अभी हाल ही में हुआ क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, लोकसभा राज्यसभा, अब वैसे ये भी बात है, चुनावी बांड कौन प्राप्त कर सकता है, ऐसी राजनीतिक पार्टी चुनावी बांड ले सकती है या जिसके नाम आप जारी करवा सकते हैं, किसके नाम, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा का जो आम चुनाव होता है, पिछले आम चुनाव में कुल मतों के न्यूनतम 1% मत प्राप्त कर लिया हो, यानी आप एक राजनीतिक पार्टी गठन करिए, जैसे हम आप हैं राजनीतिक पार्टी गठन करें, भारतीय स्वार्थी पार्टी गठन करने के बाद हम लोग चुनाव लड़े, चाहे लोकसभा चाहे राज्य विधानसभा में, ठीक, चुनाव लड़ने पर अगर हमें 1% वोट मिल जाता है, जितना सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, यानी जो मतदान हो रहा है 1% अगर हम वोट पा गए हैं तो हमें भी चुनावी बांड मिलने का हम लाभ ले सकते हैं। यानी कि अगर कोई हमें चंदा देना चाहेगा तो हमारी राजनीतिक पार्टी के नाम से चुनावी बांड खरीदेगा, हमारे खाते में पैसा आएगा, हम उस पैसे क्या करेंगे, ब्लैक मनी को व्हाइट करेंगे, जैसे कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक पार्टी बनाया है। ऐसे ही आप देखते हैं छोटे छोटे लोग किसी राजनीतिक पार्टी से निकलते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो तुरंत पार्टी बना लेते हैं। आप बताइए एक सामान्य व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी गठन क्यों नहीं कर पा रहा है, इसे तो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो कहाँ से, उसके पास लिंकअप होना चाहिए कंपनियों से, कौन आपको दान देगा। तो एक तरीके से कहा जाए चुनावी बांड कारपोरेट जगत द्वारा राजनीतिक पार्टियों को दिया गया क्या है, एक चंदा है, ये समझिएगा सिंपल भाषा में उसका। इसीलिए अब लोग लोलुप हो गए। लोलुप कौन, छोटे छोटे लोग, जैसे राजभर हैं, निषाद हैं, आप देखिए कि बहुत छोटी छोटी पार्टियां देश में बनती चली जा रही हैं। जैसे एक आजाद, क्या नाम उनका, चंद्रशेखर रावण है, मतलब आप देखेंगे कि इस देश में हर दूसरे दिन पार्टी बन रही है। क्यों बन रही है, इसलिए बन रही है क्योंकि कारपोरेट जगत यानी कंपनियों का पैसा ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा है। इसीलिए इसे क्या किया, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को असंवैधानिक घोषित कर दिया, और उस बेंच में डी.वाई. चंद्रचूड़ स्वयं शामिल थे, है ना, ये बातें हैं। यानी कहा जाए कौन कौन शामिल था, तो उस बेंच में डी.वाई. चंद्रचूड़ और संजीव खन्ना और भूषण रामकृष्ण गवई और जे.बी. पर्दीवाला, मनोज मिश्रा जैसे न्यायाधीश शामिल, जो निर्णय दिया कि यह चुनावी बांड योजना क्या है, असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक है, कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) यानी एक ही बात की गई है। जानते हैं 19 सब क्लास 1 का ए जो है, जिसमें क्या आज़ादी आपको मिली है, सूचना का अधिकार वहां आपको मिला, अंडरस्टूड है उसमें, है ना। तो कहा गया क्या कि अंतर्गत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। यानी मतदाता इस बात को नहीं जान पाता है कि किस पार्टी को किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है। तो यानी कि क्या है, ये तो पेवर घपलेबाजी, घोटाला है। तो उसने क्या किया, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया किसे, चुनावी बांड योजना को। डेट पता हो क्यों, क्योंकि यह अतिक्रमण किसका कर रहा था, संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए का अतिक्रमण कर रहा था, इसलिए क्या कर दिया गया है। इसीलिए चुनावी बांड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में असंवैधानिक कर दिया। 5 सदस्यीय खंडपीठ थी, भी जानिएगा, यानी कौन, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने क्या किया, इसका समापन कर दिया। किसका, इसी योजना का, जिसकी शुरुआत की अगर बात किया जाए, जो ये चुनावी बांड योजना जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 2018 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आरबीआई एक्ट सेक्शन 31 उपखंड 3 के तहत अधिसूचित किया गया था। आप सवाल कर सकता है कि ये चुनावी बांड योजना
कब अधिसूचित हुआ था? तो आप बताएंगे 2 जनवरी 2018 को किसके द्वारा अधिसूचित हुआ था? तो आप बताएंगे जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है उसके आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा इसको अधिसूचित किया गया था। उद्देश्य क्या था? देश में राजनीतिक वित्त पोषण की व्यवस्था में पारदर्शिता लाना, जबकि ऐसा था नहीं। कहा गया है कि पारदर्शिता लाना, पारदर्शिता नहीं। पहले चंदा देते थे लोग तो कैश देते थे, तो लोग जान नहीं पाते थे। ठीक है, लोग पैसा लेके जा रहे हैं तो इस बात को जानते थे कि हाँ फलाने उद्योगपति फला पार्टी पैसा दे रहे हैं, ठीक है, पकड़ लिया जाता था पैसा। लेकिन यहाँ कहा तो गया क्या कि राजनीतिक वित्त पोषण की व्यवस्था में पारदर्शिता लाना, ऐसा था नहीं। इसमें तो नाम पता है ही नहीं, जो बॉन्ड खरीदेगा उसका नाम पता उसमें है नहीं, वो कितने का खरीद लिया पता नहीं, किसने दिया पता नहीं। वाह, यहाँ तो कम से कम जब सूटकेस और ब्रीफ केस भर के पैसा ले जाते बोरे में तो पता लग जाता है कौन लेके जा रहा है पैसा, किस पार्टी दान दे रहा है। यहाँ तो यानी कि खुल्लम खुल्ला चोरी, मतलब एक लाइसेंस के साथ यानी अवैध कार्य को वैध तरीके से करने की योजना बना दी गई, चुनावी बॉन्ड योजना। और जिसे जारी करवाने वाला कौन था? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 12 अप्रैल 2019 को जारी किया गया। अब मामला ये उठा, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो कहा ऐसा है बेटा, आपको सारा डेटा अब तक का जितना आपके पास बॉन्ड खरीदे गए हैं और राजनीतिक पार्टियों का नाम सहित मेरे सामने प्रेजेंट करो। कहा कब तक करोगे? 6 मार्च 2024 तक आपको देश का जो भारत निर्वाचन आयोग है यानी कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI को आपको सौंपना होगा। किसने कह दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस योजना को मैं रद्द भी कर रहा हूं, असंवैधानिक घोषित करता हूं। क्यों? क्योंकि यह मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। और आपके पास जो भी जानकारी इसके संबंध में है वो सारी जानकारी आप किसे देंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 6 मार्च 2024 तक उसके सामने आप प्रेजेंट कर देंगे। और ये भी कहा है कि जनता को देखने के लिए आपको 13 मार्च 2024 को वह संपूर्ण जानकारी कहां, किसकी साइट पर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर प्रकाशित कर दिया जाना चाहिए। यानी दोनों को निर्देशित किया है। पहले SBI क्या करे, 6 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरी डेटा दे दे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिम्मेदारी क्या होगा कि 13 मार्च 2024 तक वह सभी जानकारियों को क्या करे, सार्वजनिक कर दे, सबके सामने वेबसाइट पर लॉन्च कर दे कि उसको लोग जाके जान सकें कि किस पार्टी को अब की बार कितना चंदा मिला। अगर देखा जाए तो लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है, ये मुद्दा गरमाता नहीं, वो गरमाया इसीलिए है कि लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ तो SBI के चुनावी बॉन्ड खूब बिकना शुरू हो गया, लोग चंदा देना शुरू कर दिए। देखते देखते लोग एक छोटा सा सांसद, एक छोटा सा विधायक पार्टी बना लेता है, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य, अभी आप देखे ना निकल के बना लिए। एक संजय निषाद है गोरखपुर के, ऐसे लोग सभी लोग पार्टी बना लेंगे क्या? ये कैसे होगा? ये तो लोकतंत्र का मजाक है। तो इनको लगा है कि हाँ अब अगर आप चंदा दे रहे हैं तो देश को जानकारी होना चाहिए किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। तो इसीलिए चुनावी बॉन्ड को क्या कर दिया गया है, अवैधानिक घोषित कर दिया गया। अब आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण था। चुनावी बॉन्ड वास्तव में क्या है? एक वचन पत्र है ना, धारक के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण या बैंकिंग उपकरण है। धारक, जैसे आप उस समय नोट पे क्या लिखा है, हमारी जो क्या कहते हैं मुद्रा है, रुपये से लिखा था, मैं धारक को 5 रुपए 10 रुपए 100 रुपए देने का वचन देता हूं। तो वैसे है यहाँ, समझ गए, वचन पत्र है ये। यानी कि हमारे लिए नोट क्या है? एक उपकरण है, किसका? साधन है किसी वस्तु को क्रय विक्रय करने के लिए। तो वैसे ही जाते हैं वो बॉन्ड को दिखा करके और SBI से पैसा ले लेते हैं और मजा काटते हैं। 50 गाड़ी चलती चुनाव में, आना जाना का ठिकाना नहीं होता उन लोगों का, लेकिन चुनाव लड़ेंगे तो इतना पैसा कहां से आ गया इसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता को जानने का हक है कि आपको चंदा कहां से मिलता है, समझिए। यानी आपको डेटा देना पड़ेगा और कहा चुनावी बॉन्ड योजना नहीं चलेगा। अब बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आजकल परेशान है कि योजना नहीं रही, अब पैसा कैसे मिलेगा, पार्टी बनेगा। यस, ठीक, चलिए आप लोग देखते अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए इसको।